नमस्कार दोस्तों। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास की तीसरी क्लास लेके आए हैं। जैसे कि हमने आधुनिक भारतीय इतिहास में यूरोपीय कंपनियों के आगमन की बात की, इसके अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं जो सबसे पहले हमारे भारत में यूरोपीय कंपनी आई वो कौन सी थी, पुर्तगाली थी। तो एक बार हम उसी सीक्वेंस में आते हैं और हम कंपनियों के आगमन के क्रम की बात दोबारा करते हैं। क्यों करते हैं इसका रीजन अभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हमारे भारत में कौन आया, पुर्तगाली आए। कौन आए, वास्को डी गामा 1498 में हमारे भारत पहुंचा। उसके बाद कौन आए, डच आए। पुर्तगाली हम पढ़ चुके हैं, आज हमको पढ़ना है डच, ठीक है। उसके बाद कौन आए, अंग्रेज आए। और उसके बाद कौन आए, डैन निवासी आए, ठीक है। उसके बाद कौन आए, फ्रांसीसी आए, ठीक है। सभी का ईयर लिखा हुआ है इस सीक्वेंस में, ठीक है। तो डच कब आए, आज हमको पढ़ना है डच। डच हमारे भारत कब आए, 1595 से 96। कहीं कहीं 95 मिलता है, कहीं कहीं 96 मिलता है, इसलिए उस पर डाउट मत करिएगा। 95 96 मैंने लिख दिया है, ठीक है। और अंग्रेज कब आए, 1600 में, ठीक है। लेकिन अब हम बात करेंगे ये जो यूरोपीय कंपनी आई, इन कंपनियों की स्थापना के क्रम की बात करेंगे। ये तो हुआ कंपनियों के आगमन का क्रम। इस आगमन के क्रम से आई, आपके अगर आगमन का क्रम पूछा जाएगा तो ये आगमन का क्रम आपको बताना होगा, सीक्वेंस में रखना होगा या मैच करना होगा कि किस ईयर में है। उसके बाद जब हम कंपनियों की स्थापना की बात करेंगे तो सबसे पहले किस कंपनी की स्थापना हुई, पुर्तगाल कंपनी की स्थापना हुई, ठीक है। उसके बाद किस कंपनी की स्थापना हुई, अब देखिए आए तो दूसरे नंबर पे कौन थे, डच थे। डच यहाँ पे दूसरे नंबर पे आपको दिख रहा है, डच दूसरे नंबर पे आए थे। लेकिन इनकी कंपनी की स्थापना बाद में हुई, पहले किसकी हुई, अंग्रेजों की। अंग्रेज तीसरे नंबर पे आए 1600 में, और कंपनी की स्थापना कब की, 1600 में। और डच आए कब, 1595 96 में, और कंपनी की स्थापना कब की, 1602 में, ठीक है। तो जब कंपनी की स्थापना का क्रम पूछा जाएगा तो पहले पे पुर्तगाल, दूसरे पे अंग्रेज, तीसरे पे डच और फिर फ्रांसीसी आ जाएगा। यहाँ पर सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, दोनों गौर से देखिए क्योंकि इनके आने के क्रम में और कंपनी के स्थापना के क्रम में अंतर है, ठीक है। ये तो ये स्थापना का क्रम हो गया, सबसे पहले पुर्तगाल, फिर अंग्रेज, फिर डच, फिर फ्रांसीसी। अब हम बात करते हैं कि व्यापारी कोठी, ठीक है। इनकी व्यापारी कोठी की इन्होंने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ लगाई और कब लगाई। तो पुर्तगाली आए थे 1498 में, आए थे केरल में, और इन्होंने अपनी व्यापारी कोठी केरल में कोचीन में ही 1503 में लगाई। कब लगाई, 1503 में इन्होंने पहली व्यापारी कोठी लगाई। कहां पर, कोचीन में लगाई। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद अगर सीक्वेंस में देखें तो अंग्रेजों ने कंपनी की स्थापना 1600 में की और इन्होंने अपनी व्यापारी कोठी कहां लगाई, सूरत में। अब मैंने सूरत लिखा 1613। अब देखिए ये क्या है, स्थायी व्यापारी कोठी है 1613। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में, जब अंग्रेजों को डिटेल में पढ़ेंगे तब वहां पर हम जानेंगे कि सूरत में स्थायी से पहले उन्होंने कहां कहां प्रयास किए और उसके बाद फिर स्थायी रूप से उन्होंने सूरत में कब लगाई। सूरत में 1613 में स्थायी रूप से उन्होंने व्यापारी कोठी लगाई। डचों की बात करें, आए कब थे, 1595 96 में। कंपनी की स्थापना कब की, 1602 में। और 1605 में मसूलीपट्टनम में अपनी प्रथम व्यापारी कोठी लगाई। मसूलीपट्टनम जिसे वर्तमान समय में मछलीपट्टनम के नाम से जाना जाता है और ये किस राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में राज्य में स्थित है जिसे वर्तमान समय में मछलीपट्टनम कहते हैं। 1605 में उन्होंने व्यापारी कोठी लगाई। उसके बाद फ्रांसीसियों की बात करें, 1664 में आए और इन्होंने सूरत में 1668 में व्यापारी कोठी लगाई। सूरत कहाँ है, सूरत गुजरात में है। सूरत में 1668 में व्यापारी कोठी लगाई। बीच में आपको यहाँ डैन दिखा होगा, डैन के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, डेनमार्क के निवासी थे। ये आए और चले गए, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे, यहाँ इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। तो ये दोनों तीनों इंडेक्स आपको याद रखने हैं, कंपनियों के आगमन का क्रम, कंपनी की स्थापना का क्रम और इनकी प्रथम व्यापारी कोठी कहां पर और कब लगाई गई, ठीक है। इसे आप नोट में भी बना लें और इसे नोट डाउन कर लें। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि पुर्तगालियों को हम पढ़ चुके हैं। पुर्तगाली आए भारत में, उन्होंने व्यापार किया और फाइनली क्या हुआ, उनका रुख ब्राजील की ओर हुआ और कई कारण रहे जिनकी वजह से वो भारत से चले गए, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि डचों की बात करते हैं, ठीक है। डच की बात करें तो डच कहाँ के निवासी थे, नीदरलैंड या हॉलैंड, ठीक है। इसके नाम है नीदरलैंड, उसे वर्तमान से नीदरलैंड कहा जाता है, हॉलैंड भी कहा जाता है। तो कहाँ के निवासी थे, नीदरलैंड और हॉलैंड के, जो यूरोप का एक देश था, यहाँ के निवासी थे। ये क्या करते हैं,
1595-96 में इनका भारत आगमन होता है। भारत आप छोड़ दीजिए, भारत बोला जाता है लेकिन पूर्वी जगत में प्रवेश करते हैं। पूर्वी जगत मींस इनके इधर का एरिया क्या कहलाया, पूर्वी जगत कहलाया। तो यहाँ पर मैंने 3 महाद्वीपों के माध्यम से आपको रिप्रेजेंट किया है, एशिया महाद्वीप, यूरोप और अफ्रीका। अब अफ्रीका यहाँ शो करने का रीजन क्या है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो स्थान है केप ऑफ गुड होप, इसकी खोज हो चुकी थी। किसने किया था, बार्थोलोमो डियास। बार्थोलोमो डियास ने ऑलरेडी इस केप ऑफ गुड होप की खोज कर रखी थी और यहाँ से आकर वास्को डी गामा भी यहीं आकर फिर भारत गया था। तो यहाँ से एक पर्सन चलता है पूर्वी जगत के लिए और सबसे पहले कहाँ पहुंचता है, केप ऑफ गुड होप पहुंचता है। उस पर्सन का नाम क्या होता है बताइए, कॉर्नेलियस हाउटमैन। क्या नाम है, कॉर्नेलियस हाउटमैन। कॉर्नेलियस हाउटमैन यहां से निकलता है नीदरलैंड से और पहले केप ऑफ गुड होप पहुंचता है, उसके बाद पूर्वी जगत में प्रवेश करता है और पहुंच कहां जाता है, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया द्वीप पे पहुंचता है और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पे पहुंचता है। सुमात्रा इंडोनेशिया का ही द्वीप है, सुमात्रा द्वीप पर पहुंचता है। अब अगर मैं बात करूं 1595 में डच आते हैं और 1601 तक लगभग 15 समुद्री यात्राएं करते हैं, पर 15 बार समुद्री यात्रा करके पूर्वी जगत के देशों में आते हैं, एक तरीके से रिसर्च कहा जाएगा। उसके बाद ये अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं। अब अगर बात करें कि इनका पूर्वी जगत आने का मेन पर्पस क्या था, तो अगर बात करें तो ये काली मिर्च, मसाला आदि इत्यादि में ही रुचि ज्यादा रखते थे। इन सब चीजों में रुचि ज्यादा रखते थे। जब ये सबसे पहले कहां पहुंचे, इंडोनेशिया पहुंचे, तो इनकी जो जरूरतें थी जैसे काली मिर्च, मसाला इत्यादि ये सब चीजें, ये सारी जरूरतें इनकी कहां से, इंडोनेशिया से ही पूरी हो जा रही थी। इंडोनेशिया से ही पूरी हो जा रही थी। लेकिन जैसे कि हम बात करें, भारत जो कि आवास संपदा का केंद्र माना जाता था, इससे पहले पुर्तगाली भी आ चुके थे, तो जो डच थे, डचों का भी एक रुख था कि भारत की ओर प्रस्थान किया जाए। तो यहाँ से भारत पहुंचते हैं और भारत में अगर बात करें तो भारत में जाते हैं और इनका भी यहाँ कुछ ना कुछ रोल जरूर रहता है, क्योंकि भारत में ये क्या करते हैं, रेशम की चक्री लगाते हैं और ये भारत में जाते हैं और जहां से ये कपड़े का निर्यात करते हैं। हमारे भारत में रेशम इत्यादि चीजें, रेशम, शोरा इत्यादि चीजें पाई जाती हैं। तो हमारे भारत से भारत में आने का इनका उद्देश्य क्या होता है, कपड़े का निर्यात। तो ये क्या करते हैं, इधर देखिए आप कोरोमंडल का तट, बंगाल का तट और गुजरात, इन तटों से ये क्या करते हैं, कपड़े का निर्यात करते हैं। तो अगर एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि जो डच भारत किस पर्पस से आए, किस उद्देश्य से आए, तो क्या कपड़ों के निर्यात या कपड़ों के आयात निर्यात के उद्देश्य से उनका भारत आगमन हुआ। और ये पूछा जाए कि अपने वो मिर्च मसाला आदि की जरूरतें कहाँ से पूरी करते थे, तो इंडोनेशिया से पूरी करते थे। अब हम बात करें कि भारत में अगर क्वेश्चन बने, भारत में कपड़ों को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा वो क्या चाहते थे, तो अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश क्योंकि यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश और मध्य भारत से नील और कच्चा रेशम, उसके अलावा बिहार और बंगाल से बात करें तो शोरा और नमक, और उसके अलावा बात करें अफीम, ये सब चीजें हमारे वहां से भी वो निर्यात किया करते थे। तो यहाँ से मुख्य पॉइंटों की अगर हम बात करें तो अगर आप पॉइंट्स वाइज लिखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या बनेगा कि पुर्तगालियों के बाद डच हमारे भारत आए। कब आए, 1595-96 में। किसके नेतृत्व में आए, कॉर्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में आए। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें तो कॉर्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में पूर्वी जगत में प्रवेश करते हैं। कहां पहुंचते हैं, इंडोनेशिया पहुंचते हैं और डचों ने मसाले के स्थान पर, अब मसाले की रिक्वायरमेंट तो इंडोनेशिया से पूरी हो रही थी, तो मसालों के स्थान पर उन्होंने भारत से क्या किया, कपड़ों के निर्यात को महत्व दिया। जो किधर से करते थे, कोरोमंडल के तट से करते थे, बंगाल के तट से, पश्चिम बंगाल के तट से, गुजरात के तट से कपड़ों का निर्यात किया करते थे। तो यहाँ पर एक मुख्य पॉइंट बन जाता है कि भारत से कपड़ों को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है। ये क्वेश्चन बनेगा कि कपड़ों को, भारत से कपड़ों के निर्यात
करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ऑप्शन में आपके पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी सब कुछ दिया होगा, तो वहां पर क्या होगा? डच, क्योंकि डचों ने ही कपड़े को निर्यात की वस्तु बनाया, इसलिए निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? डचों को जाता है। अब हम बात करते हैं कि डचों का हमारे भारत से हमारे डच कब जाते हैं? तो एक युद्ध होता है। युद्ध कौन सा होता है? बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध याद रखिएगा, बेदरा का युद्ध। बेदरा कहाँ है? बंगाल। बंगाल मतलब आप पश्चिम बंगाल, और पहले बंगाल से थोड़ा बड़ा हुआ करता था। तो बेदरा कहाँ है? बंगाल में। बेदरा का युद्ध होता है 1759 में। कब होता है? 1759 में होता है। किसके बीच? अंग्रेज और डचों के बीच। अंग्रेज और डचों के बीच बेदरा का युद्ध होता है 1759 में, और जिसमें डच पराजित होते हैं और वो भारत से चले जाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1759 में। बेदरा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था। या बात करें कि डच भारत से कब जाते हैं? तो बेदरा के युद्ध में पराजित होकर एक तरीके से भारत से वो चले जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आज हमने पढ़ी हैं डचों के बारे में। ठीक है, अब डच के बाद अगला हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अंग्रेज पढ़ेंगे। ठीक है, अंग्रेज, और अंग्रेजों की शुरुआत 1600 से होती है, और कब तक अंग्रेजों की बात करेंगे? तो जब तक हमारा देश स्वतंत्र नहीं होता है 15 अगस्त 1947 तक, तब तक हम इन अंग्रेजों की बात करते रहेंगे। तो आप इसमें अपने तरीके से नोट्स बनाइए, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाइए। जरूरी नहीं है आप बहुत डीप जाएं, लेकिन आप इतना जरूर बनाइए कि चीजें आपको समझ में आने लगे। जब इतनी चीजें आप समझ जाएंगे तो आप कुछ एडवांस अपने आप से भी पढ़ सकेंगे। बहुत सारी बुक्स मार्केट में मिलेगी, लेकिन उनमें इंटरेस्ट तभी क्रिएट होगा जब आप इन बेसिक्स को समझेंगे। तो जरूरी क्या है? इन छोटी छोटी चीजों को आप समझिए, इन डेट्स को याद रखें, इनका क्रम याद रखिए। ये सब आपके एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।